गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एसएसटी की एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू की है और उसमें हमने हिस्ट्री का जो है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कवर कर लिया है और जियोग्राफी का भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने कवर कर लिया है। और अब हम पॉलिटी सिविक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप क्या पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत को मतलब विविधता वाला देश भी कहा जाता और इन्हीं भिन्नताओं के कारण भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को कई तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना, चलिए जानेंगे। क्या सभी तरह की विविधता का ही भाग है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम पाठ को पढ़ते हैं। तो पाठ का नाम क्या है? विविधता की समझ। ठीक है। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र में खाली बक्से में अपना चित्र बनाइए। इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है। जब आप टीचर बनेंगे तो ये मतलब एक्टिविटीज़ आपको बच्चों से करवानी है। ठीक है। तो इसमें मतलब टीचर्स आप लोग कहोगे बच्चों से कि अपना एक चित्र बनाइए और फिर बाकी बच्चों से मैच करिए। क्या सबका चित्र एक जैसा बना है? तो किसी का भी चित्र एक जैसा नहीं बन सकता। ठीक है, सब में थोड़ी बहुत भिन्नताएं आएंगी। उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता है। ठीक है। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताबें पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। ठीक है। तो यहाँ से दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है, अलग है? क्या आप ऐसे दोस्त बना सकते हैं जो आपसे बिल्कुल अलग हो? नीचे दी गई कहानी में हम पढ़ेंगे। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक तो जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था। ठीक है। जो जनपद में भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों से चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? ठीक है। यह दो लोग आपस में एक छोटा बच्चा है जो लाल बत्ती पे अखबार बेचता था। ठीक है। और एक बड़ा बच्चा था। ये एक कहानी है दो समीर की, हम आगे पढ़ेंगे। तो जब भी वो आवाज़ लगा रहा था हिंदी और अंग्रेजी के दोनों शब्दों को मिक्स करके। ठीक है। तो जब मैंने, वो लड़का बता रहा कि जब मैंने उससे अखबार मांगा हिंदी का तो उसका मुंह खुला रह गया कि उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने कहा। बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। तो जो छोटा बच्चा था जो अखबार बेच रहा था उसने कहा कि पर आप तो बड़े अंग्रेज लगते हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? ठीक है। तो जो अखबार ले रहा था उसने कहा, हाँ बिल्कुल मैं पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला,
मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। ठीक है, जो अखबार खरीद रहा था वह उस अखबार वाले से बोलता है। सब्जेक्ट उसने पूछा, किसने पूछा? जो अखबार दे रहा था। ठीक है, अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है, मैंने कहा। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां आया था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? तो मतलब अगले दिन उसको ट्रैफिक पे वो लड़का फिर से मिला, अखबार वाला, और वो भी वहाँ से जा रहा था। तो वो उसके पास फिर से गया और उसको अखबार देते हुए कहा कि ये लो आपका अखबार, और अब बताइए कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्या चीज़ है सब्जेक्ट। ठीक है, अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ प्रजा उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसने उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो जो बड़े वाला लड़का था उसने पूछा, जो अखबार बेच रहा था, कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो वो बोला, कभी नहीं, उसका जवाब आया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। मतलब उस लड़के ने उसको बताया, जैसे आजकल भी बच्चे बोल देते ना कि जब जब तुम इतने से थे तो तब से तो हम कमाना शुरू कर दिया था। ठीक है, जब हम मम्मी पापा से कुछ बातें हो जाती हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं ना, तुम्हारी उम्र में तो हमने ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो ऐसे ही वो लड़का उसको बताता है, उसकी साइकिल की जो गद्दी थी उसके बराबर अपना नाप बताते हुए कहता है कि जब मैं इतना सा था तब तो मैंने कमाना शुरू कर दिया था। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही आता हूँ। तो वो जो लड़का है अखबार वाला वो बताता है उसको कि पहले जो मेरी माँ है वो मेरे साथ आती थी, अब मैं अकेले ही आता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको एक कहानी की तरह पढ़ेंगे ना, इस चीज़ को रटना नहीं है। ठीक है, समझना है और रिवाइज करना है। 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है। ये नहीं है कि ये ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा है और बिल्कुल आसान है। इसको रटना नहीं है, समझना है आप लोगों को। ठीक है, और सिविक्स तो बिल्कुल आसान ही है। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा वीडियो को। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। किसने पूछा? जो अखबार ले रहा था। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए कहा, सुना? वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मतलब वह पीछे से जब वो लड़का चला गया बड़े वाला, तो पीछे से उसने आवाज़ लगाई चिल्लाते हुए कि मेरी माँ मेरठ में है। और उसके साथ वो बोलता बोलता फिर उसकी जो आवाज़ है उसके शोर में, ट्रैफिक के शोर में उसको सुनाई नहीं दी। ठीक है, मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। वो अगले दिन ट्रैफिक पे फिर से मिलते हैं। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। तो जो अखबार बेच रहा था उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम समीर है, और उसने झिझक के साथ मेरा नाम भी पूछा कि आपका नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ से यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है। तो मतलब उन दोनों का नाम समीर था, जो अखबार खरीद रहा था और जो बेच रहा था, तो दोनों का नाम समीर है। तो वो बड़े ही आश्चर्य में हो गया जब उसने उसका नाम बताया और उससे उसका नाम पूछा, तो दोनों का नाम ही समीर निकला। मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन। समीर का अर्थ क्या है? हवा और पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो? जानते हो ना? वो उससे पूछता है, क्वेश्चन करता है कि पवन पुत्र कौन है, जानते हो ना? हनुमान। तो अब मैं आप समीर 1 और मैं समीर 2।
तो जो बड़े वाला समीर था, जो समीर 2 था, उसने उनका मतलब नाम लिख दिया कि तुम छोटे वाले समीर को समीर 1 और बड़े वाले समीर को समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। ठीक है। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। मतलब अगले दिन जब वो उससे मिला तो वो हंसते हुए नहीं मिला, उसके मतलब चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और वो घबराया हुआ था। उसने बड़े ही दुख से कहा, मतलब मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। ठीक है। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। ठीक है। तो जो समीर 2 है वो बोल रहा था कि मैंने बोलना शुरू किया ही था, तब से उससे पहले वो छोटे वाला समीर बोला कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र नज़र ऊपर नहीं उठाई। तो इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं, समीर 1 और समीर 2 में अंतर बताइए। ठीक है। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? तो बताइए, समीर 1 में और समीर 2 में क्या अंतर था? समीर 1 पढ़ा लिखा था शायद, है ना? समीर 1, एक सेकेंड। हाँ, जो समीर 1 था वो पढ़ा लिखा था और समीर 2 वो पढ़ा हुआ नहीं था। ठीक है। और समीर 1 हिंदू था, समीर 2 मुस्लिम था। और तीसरा अंतर आप बताइए। तीसरा अंतर आप बताइए। ठीक है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। ठीक है। तो मतलब उसके बाद वो उसको कभी नहीं मिला। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वही समीर 2 हिंदी बोलता। देखिए, ये इन्होंने यहीं पे अंतर बता दिया है कि जहाँ पे समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वही समीर 2 हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने उसके लिए प्रयास किया क्योंकि उसके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग अलग हैं। दूसरा अंतर आ गया ना, कि उनकी जो है धार्मिक संस्कृति भी की पृष्ठभूमियाँ भी अलग अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। तीसरा अंतर भी उन्होंने बता दिया। पहला अंतर क्या है, एक को अंग्रेजी आती थी अच्छे से और एक हिंदी बोलता था। और धर्म के उस पर भी एक हिंदू था और एक मुसलमान था। और उनकी जो है धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग अलग थी। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। ठीक है। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। तो इधर देखिए, तो ये तो एक एक्टिविटी है। उदाहरण के एक सेकेंड इधर से उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। ठीक है। जो समीर 2 था, अखबार बेच रहा था, उसको बेचारे को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि
गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब कि कुछ लोगों के पास न अवसर है, न ही जमीन है और पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। मतलब जो जाति व्यवस्था है वो असमानता का एक और उदाहरण है। असमानता का एक उदाहरण क्या है? अमीरी गरीबी, और दूसरा है जाति व्यवस्था। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? सॉरी, ये यहाँ से नहीं है, ये तो पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर पैदा हो गई तो आपकी जाति क्या होगी? कुम्हार ही होती है, और आप बस वही बन सकती हैं, कोई कोई बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इसके गैर बराबरी पैदा हुई थी। आप इस बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको स्पीड तेज़ लग रही है तो यूट्यूब आपको फैसिलिटी देता है, इसमें आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, और जिनको कम लग रही है वो घटा, मतलब जिनको कम लग रही है वो बढ़ा दो, और जिनको ज़्यादा लग रही है वो अपना कम करके मतलब इसको देख सकता है वीडियो को, ठीक है। और सिविक्स में तो ऐसा मतलब ये सिर्फ समझने की चीज़ें हैं। एक कहानी के जरिए भी आप इनको पढ़ोगे तो ये आपको मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, इनको रटना नहीं है, ठीक है। और सीटेट में एज इट इज़ इन्हीं लाइनों से मतलब क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं, ऐसे के ऐसे मतलब उठा के दे देगा उसमें, ठीक है। तो ध्यान से, ठीक है, इसको थोड़ा रोचक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, तो चलो देखते हैं। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे, और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी, ठीक है। तो जैसे भी हम मतलब एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में भी जाते हैं तो मतलब जगह, थोड़ी जगह जाने से ही भाषा, खान पीन सब कुछ मतलब बदल जाता है, और वहाँ अगर जाके रहते हैं थोड़े दिन तो उनकी भाषा भी थोड़ी मतलब सीख जाते हैं हम लोग। आपको शायद तरह तरह की जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव कि आपको खुद कहानियाँ बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, जिसको उसको अखबार और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती कर ली, ठीक है। जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। जिन्होंने जानवरों के बारे में पढ़ा उन्होंने जानवरों के ऊपर कहानियाँ लिखी, जिन्होंने राजा रानियों के जो वृत्तांत पढ़े उन्होंने प्यार और सम्मान के किस्से लिखे, ठीक है। यहाँ देखते हैं। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी उन सभी कहानीकारों या कहानी एक सेकेंड यहाँ से कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू। समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वह कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे, वो तो बोर हो जाएंगे ना।
अगर हम रोज़ हमें आलू ही खाने को मिले, कभी भी चेंज ना हो, एक ही रंग के कपड़े पहनने को मिले, ठीक है, तो क्या होएगा, बोर हो जाएंगे। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। भारत कैसा देश है, विविधताओं का। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं, ठीक है। इधर देखते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं, है ना। हम विविधताओं को कैसे समझें। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार में एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊँटों पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। उसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। क्यों छोड़ देते थे, सुखाने के कारण, बाढ़ आने के कारण, ठीक है। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उभरी, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, अगर अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने के में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई में से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले की अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर हैं। आइए भारत के दो भाग लद्दाख और केरल के उदाहरणों के मतलब उनके जरिए उनकी धर्म और भाषा का समझने की कोशिश करें। किसी क्षेत्र की विविधता उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो ये लद्दाख और केरल के बारे में ढूंढने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए, जैसे लद्दाख तो इधर है, ठीक है, इधर, और केरल नीचे की तरफ है। फिर बना के दिखाते हैं थोड़ा सा, जो एक सेकेंड, ये वाला हिस्सा है, इधर केरल है और लद्दाख इधर है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। सॉरी, रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचे थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं, ठीक है। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। सॉरी, शायद मैंने इधर से
आई एम सॉरी, तो ये यहाँ से शुरू है, 1 मिनट रुकिए। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जो लद्दाख है कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा है, एक रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर खेती बहुत ही कम संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में अगर बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। ठीक है, यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है ना, इसीलिए वहाँ पे खेती नहीं होती। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। कहाँ के लोग बकरी पालते हैं, लद्दाख के लोग, जिससे क्या मिलता है, पश्मीना ऊन। यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर में के व्यापारी को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का जो छेना होता है, वह मांस खाते थे, मतलब मांस भी खाते थे। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी और याक होती है। तो ये यहाँ से शुरू है। ठीक है, रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ जिससे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले इस इलाके में पहुँचे थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तो बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा, लद्दाख के रास्ते। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि छोटा तिब्बत किसको कहा गया है, लद्दाख को। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। कितने साल पहले, 400 साल पहले। छोटा तिब्बत किसको कहा गया है, लद्दाख को। ठीक है, अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो तिब्बत का कौन सा ग्रंथ है, केसर सागा, कहाँ प्रचलित है, लद्दाख में। केसर सागा कहाँ प्रचलित है, लद्दाख में। ये साथ साथ कमेंट करते रहिएगा तो रिवीजन चलती रहेगी। केसर सागा क्या है, एक ग्रंथ है, कहाँ पर है, लद्दाख में प्रचलित है। ठीक है, उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्धों दोनों ही दोनों लोग गाते हैं। जो वहाँ पे मुसलमान है वो और बौद्ध लोग जो हैं, और उस पर नाटक भी खेलते हैं। ये यहाँ पे पश्मीना शॉल बुनाई कर रहे हैं, ये बहुत गर्म होता है। ठीक है, ये जैसे 6 स्वेटर के बराबर एक शॉल होता है इनका, जो किससे बनता है बताइए, कमेंट करिएगा। जो पश्मीना शॉल है वो कैसे बनता है, किससे बनता है। अब हम लद्दाख के बारे में हमने पढ़ा, अब हम केरल के बारे में पढ़ेंगे। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। मैंने दिखाया था ना, ये भारत है तो इधर ये केरल है, दक्षिणी और पश्चिमी, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, या फिर ऐसे बोल लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो केरल का है इधर दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, चलिए, केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे मसाले मिलते थे।
कौन से? काली मिर्च, लौंग, इलायची। ठीक है, जो देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। तो सबसे पहले कौन आए थे केरल? अरबी एवं यहूदी व्यापारी। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। तो कौन आए 2000 साल पहले? ईसा मसीह के धर्मदूत जो संत थॉमस थे। ठीक है, और सबसे पहले केरल कौन आए थे? अरबी एवं यहूदी। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किन को जाता है? संत थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत से मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोपियों से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो समुद्री रास्ता कैसे जाना? जब वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे। ठीक है, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए, जहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से हूबहू मिलते थे और उन्हें चीना बल्ला कहते थे। क्या कहते थे उन्हें? चीना बल्ला। मतलब केरल में जो लोग मछली पकड़ने के लिए जिस जाल का इस्तेमाल करते थे वो चीनी जाल से मिलता था, इसलिए उसको क्या बोलते थे? चीना बल्ला। ठीक है, तलने के लिए लोग मतलब मछली को तलने के लिए लोग बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। उन बर्तनों को क्या कहते थे? चीना चट्टी। क्या कहते थे? चीना चट्टी। जो मतलब जाल था मछली पकड़ने के लिए उसको क्या कहते थे? चीना बल्ला। और जिस बर्तन में मछली को तला जाता था उसको क्या कहते थे? चीना चट्टी। ठीक है, इसमें चीन शब्द इस बात का इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त और वहाँ के अधिक लोग मछली जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृति का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपरा में घुल मिल जाते हैं। विविधता एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे
और उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विभिन्नताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली हर एक लड़ाई में वे सब एक थे। ठीक है, तो ये एक कविता यहाँ पे दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं, जो ऊपर उन्होंने गीत गाया था। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उसमें भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद से गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी किताब लिखी थी? भारत की खोज। ठीक है, यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए कहा, एकता में अनेकता का विचार हमें दिया। मतलब सीटेट के एग्ज़ाम में ऐसे के ऐसी मतलब क्वेश्चन में लाइन आई हुई थी कि अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे बताया गया। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, ये आज हमारा चैप्टर फर्स्ट सिविक्स का जो है विविधता में एकता, तो ये समाप्त होता है। पॉलिटी का चैप्टर भी हमारा मतलब कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट वाला। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।